हेलो मित्रों, मैं राजाराम सत्यार्थी आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हम लोग पंचायती राज पर बहस कर रहे हैं। ये अब बहुत थोड़ा सा मैटर बच गया है। मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। मैंने ये पंचायती राज पर आज 7वां वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब 7वां वीडियो बन रहा है, समझ सकते हैं कि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है पंचायती राज से संबंधित। तो देखिए, हमको ये देखना है आज कि पंचायतों का जो क्षेत्र होता है या उनको क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में क्या करना है हमको देखना है। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व क्या होता है। पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व ये क्या होता है, ज़रा उसके बारे में हमको जानना है। याद रखेंगे, इसका जो पंचायतों की शक्तियां और उनका उत्तरदायित्व का वर्णन जो किया गया है संविधान का अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। इसको आपको याद रखने हैं। ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 243 जी के तहत किया गया है। मैं बताऊं आप लोगों को कि पंचायतों को स्वशासन से संबंधित जो शक्तियां और उनको उत्तरदायित्व सौंपने के लिए संविधान का अनुच्छेद 243 जी के तहत विधानसभा कानून बना करके उनको ये दायित्व सौंप देती है। और मैं बताऊं आप लोगों को कि जो दायित्व सौंप देती है, जिससे पंचायतों को दायित्व क्या बनता है, ज़रा उसके बारे में देख लेंगे। इसमें ये है कि ग्राम सभा को आर्थिक रूप से विकास करने के लिए और सामाजिक रूप से विकास करने के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, वो योजनाएं तैयार करने का कार्य ग्राम सभा को होना चाहिए। और आर्थिक रूप से विकास एवं सामाजिक रूप से विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वित करने का कार्य पंचायतें करेंगी। ये सभी कार्य, ये दायित्व हैं पंचायतों के कि किस प्रकार से कानून बनाया जाए जिससे पंचायतों का विकास हो सके। ये सारे के सारे जो जिम्मेदारियां हैं वो संविधान का अनुच्छेद 243 जी के तहत उनको दिया गया है। आपको मैंने बता दिया हूँ कि संविधान के 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि जो 29 विषय दिए गए हैं, ये कहानी मात्र के लिए 29 विषय हैं और 29 विषय पंचायतों को कानून बनाने के लिए नहीं दिया गया है। ये केवल किताबी मात्र होता है। लेकिन आइए, ज़रूरत है कि पंचायतों को भी इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, जिससे वे सामाजिक कल्याण कर सकें। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत मैं बताऊं आप लोगों को कि सामाजिक कल्याण जी आपका जो है सामाजिक जो कल्याण है, सामाजिक कल्याण के अंतर्गत परिवार कल्याण ये आपका आता है। परिवार कल्याण के अंतर्गत मैं बताऊं आप लोगों को ये भी है, जैसे में ऐसी योजनाएं बनाइए जिससे परिवार में रहने वाले लोगों का कल्याण हो। इसके साथ साथ महिला कल्याण
फिर बाल विकास, ये आपका है बाल विकास, महिला कल्याण, बाल विकास। आप लोग देखते हैं कि गाँव में क्या होता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो स्थिति होती है काफ़ी दयनीय होती है। तो पंचायतें ऐसा कार्य करें जिससे महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, उनका रक्षा किया जाए, ऐसे कल्याण हो, ये पंचायतों को अधिकार दिया जाए। और उनको ये जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि उनके गांव में महिलाओं की क्या स्थिति है। पहले आप लोग देखते हैं कि पहले के लोग कहते थे, एक कहावत था कि औरतों की शोभा चार दीवारी के अंदर होता है। तो ये रूढ़िवादिता है, इस तरह के विचार नहीं होना चाहिए। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी विकास हो, उनको भी हर मायने में, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता ली जाए उनसे। और बाल विकास के अंतर्गत देखिए, बाल विकास के अंतर्गत केवल इसमें स्कूली शिक्षा ही नहीं होता है, गांव में पार्क भी होना चाहिए जिससे बच्चे खेले कूदें, जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो, शारीरिक स्ट्रक्चर भी बना रहे। ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। और मैं बताऊं जिसके अंतर्गत एक और चीज़ है, पेयजल, शुद्ध पेयजल भी होना चाहिए। पेयजल पहले हैंडपंप के अभाव में लोग कुओं से पानी पीते थे, या कभी कभार देखते हैं कि एक ही नल पर कई सारे घर के लोग पानी पीते हैं, जो काफ़ी टाइम लग जाता है, लोग सुबह से ही इस पर लाइन लगा देते हैं। तो ऐसा ना हो, घर घर टंक जो जिसके माध्यम जो सरकार हर घर जो पानी की योजना बना रही है, उसमें होना चाहिए नल के माध्यम से उनको जल मिले, जिससे उनको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इनके साथ साथ मैं बताऊं आप लोगों को, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का भी प्रावधान हो। माध्यमिक शिक्षा का भी प्रावधान हो, अर्थात पंचायतों के माध्यम से जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होता है और जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें भी हर प्रकार की व्यवस्था हो जिससे बच्चों का सामाजिक विकास हो सके और हर प्रकार के विकास हो, बच्चों का शारीरिक विकास भी हो सके, ये भी है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं आप लोगों को, ग्रामीण विकास एक होता है। ग्रामीण विकास क्या होता है देखेंगे। ग्रामीण विकास के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण, यानी कि देखते हैं आप लोग उसमें कि कोटेदार लोग होते हैं, समय समय से राशन बंटवाना। पहले कैरोसिन ऑयल मिलता था, अब तो नहीं मिल रहा है क्योंकि बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों का, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ग्राम सभा में कई जगह गाँव में मेला लगता है, बाज़ार लगता है, कोई त्यौहार पड़ते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, नागपंचमी आता है तो नागपंचमी के त्यौहार पर मेला लगता है। फिर दुर्गा पूजा के समय आता है तो दुर्गा पूजा के समय में वहाँ पर मेला लगता है। शिवरात्रि का कहीं मेला लगता है, या कहीं ईद उद होता है तो वहाँ उधर भी मेला लगता है। तो इस प्रकार की ग्रामीण विकास हो सके, जिससे लोगों का सामाजिक विकास भी होता है और आर्थिक विकास भी होता है। क्यों? क्योंकि जब बाज़ार लगेगा तो लोग खरीदने के लिए जाएंगे, तो जो कुछ लोग बेचेंगे तो उनका तो आर्थिक विकास होगा ना। मेला लगेगा तो मेला में जो बच्चे रहेंगे, आम लोग भी रहेंगे, तो उनका सामाजिक विकास होगा। लेकिन जो लोग बेचने जा रहे हैं उनका तो आर्थिक विकास होगा ना। इसलिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत मैंने बताया है, सामूहिक वितरण प्रणाली विकसित हो, इसके साथ साथ बाज़ार हो, मेले हों, इस तरह के काम हों वहाँ पर। ये
उत्तरदायित्व तो देना चाहिए पंचायतों को। इसके साथ साथ कृषि से संबंधित होते हैं, यानी कृषि का विकास होता है। देखिए कृषि का विकास, कृषि का विकास, कृषि का विकास, ये कृषि का विकास क्या है देखेंगे। ये ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देना चाहिए, अधिकार के साथ अधिकार होना चाहिए, विधानसभा द्वारा ये अधिकार दिए जाना चाहिए और उनको ये रिस्पांसिबिलिटी भी देना चाहिए कि गांव में जो खेत हैं, खेतों को नहरों से जोड़ा जाए, जिससे जब फसल होते हैं तो समय समय से नहर में पानी आता है तो पानी मिल जाए सिंचाई के लिए खेतों को, जिससे फसल आपका अच्छा उगे। इसके साथ साथ नहरों को गांव के पोखरों से जोड़ा जाए, जिससे क्या होता है कि गांव में पानी का स्तर बना रहता है, तो जो नलकूप होते हैं वे सही मात्रा में क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो ये आपका कृषि का विकास हुआ। और उद्योग का विकास भी होता है, जैसे में लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, इसका भी विकास होना चाहिए। तो इनसे संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार और दायित्व दोनों विधानसभा द्वारा ग्राम सभा को देना चाहिए, जिसमें पंचायतें क्या करें, नियम कानून बना करके ये संचालित करें, जिससे गांव के लोगों का इस प्रकार का विकास हो सके। अब देखेंगे, हमको ये देखना है, ये तो रहा अभी आपका पंचायतों का अधिकार और इसके साथ साथ उनका दायित्व। एक बात और देख लीजिएगा कि जो क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र होता है, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होता है, उस ग्राम सभा में अधिक योजनाएं आती हैं, जिसमें जिनके मन उनके अनुपात में बांट करके वैसा जैसा उनकी पॉपुलेशन होती है उसके अनुसार वहाँ पर योजनाएं दिया जाता है विकास करने के लिए। आगे बताऊंगा मैं इसको। अब देखिए, ये रहा आपका पंचायतों का अधिक शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व। अब हमको देखना है पंचायतों के कर लगाने का अधिकार। पंचायतें भी टैक्स लगा सकती हैं, टैक्स वसूल सकती हैं, तो वो कैसे उनका होगा, आइए जरा उसके बारे में देखते हैं। यहाँ है देखना है हम लोगों को पंचायतों के करारोपण की शक्ति, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। मैं बताऊं आप लोगों को, इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 H के तहत किया गया है, इसको भी जरा देख लेंगे। अर्थात ये क्या है, तो केवल भारत सरकार या राज्य सरकार ही टैक्स नहीं लगाएंगी, ये पंचायतों को भी, जब इनको शासन का अभिन्न अंग बताया गया है, अभिन्न अंग माना गया है, तो इनको भी टैक्स लगाने, टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाए। यह प्रावधान है आपका संविधान का अनुच्छेद 243 H के तहत। अर्थात पंचायतों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 243 H में यह बताया गया है कि पंचायतों को भी कर, शुल्क, फीस और पथकर, यानी कि रोड टैक्स जिसको बोलते हैं, रोड टैक्स जिसको बोला जाता है, इस प्रकार के टैक्स लगाने का अधिकार हो और उनको वसूलने का अधिकार हो। और जो पंचायतें जो टैक्स लगाएंगी, जो शुल्क लगाएंगी, जो फीस लगाएंगी, जो रोड टैक्स लगाएंगी, उन रोड टैक्सों का उपयोग करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये विधानमंडल द्वारा नियम कानून बना करके उनको ये शक्तियाँ दी जाएं। इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 H के तहत किया गया है। और इनके साथ साथ राज्य के संचित निधि से भी
अनुदान दिए जाएं पंचायतों को, जिससे उनका विकास हो सके। ये बातें आपके संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा भी अगर आप लोगों को दिक्कत महसूस होता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि क्या दिक्कत है। मैं अगले वीडियो में उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिएगा, एक आता है, ये पंचायतों से संबंधित एक नियम है जिसको पंचायत अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम पंचायत अधिनियम 1996 क्या है ज़रा इसके बारे में हम देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं मिटाऊँ इसको। चलिए, देखिए, पंचायतों से संबंधित आज लास्ट टॉपिक रहेगा। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ा जाएगा नगर पालिका परिषद के बारे में। जहाँ तक हमें उचित लगा मैंने समझा दिया आप लोगों को। पेपर के नज़रिए से मैंने सारे टॉपिक को टच कर दिया है। देखिए, पंचायत अधिनियम 1996 ये क्या है ज़रा इसके बारे में देखना है हमको। पंचायत अधिनियम 1996, देखिए ये क्या है तो मैं बताऊं आप लोगों को। इसका जो वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 अंग के खंड 4 का यह भाग है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं संविधान का अनुच्छेद 243 ई खंड 4 का ख है, इसको वैसे भी कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 243 का खंड 4 का ख है, इसको भी ऐसे कह सकते हैं। देखेंगे, मैंने बताया है कि संविधान का अनुच्छेद 243 खंड 4 का ख के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसद विधि बना करके उन राज्यों के लिए भी जहाँ पर जो राज्य अनुसूचित जनजाति आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जो पंचायतों से वर्जित हैं, वहाँ पर विधि बना करके पंचायतों को लागू करने का यह प्रावधान करेगी। जो 24 दिसंबर 1996 ईस्वी को ये लागू किया गया, जिसको पंचायत अधिनियम 1996 कहा जाता है। और ये मैंने क्या बताया कि 24 दिसंबर 1996 को इसको लागू किया गया। इसको पेशा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, पेशा। इसको पेशा के नाम से भी जानते हैं। ये पेशा क्या है एक बार पुनः सुनिए आप लोग। मैंने बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अंग, ये आपका है 243 के अंग का जो ये अंग है, अंग के खंड 4 के ख के तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद इस पर विधि बनाएगी और विधि बना करके वे क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्र हो, जहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है, वहाँ पर विधि बना करके उनका विकास करने के लिए उनको तरह तरह से कानून बना करके वहाँ पर लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको विकास कराया जा सके उनका। ये आपका 24 दिसंबर 1996 को किया गया था, जिसका नाम दिया जाता है पेशा। क्या नाम देते हैं, पेशा नाम दिया जाता है।
देखेंगे, जिससे क्या होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी होगी। अर्थात यहाँ पर जो पंचायतें जो भी नियम कानून बनाएंगी, जो पंचायत लागू कर दिया गया है, तो पंचायतें जो भी नियम कानून बनाएंगी वे पंचायत जिससे ग्राम सभा के लोगों का सामाजिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके, तो ये नियम कानून बनाने से पहले ग्राम सभा के लोगों से एक बार राय लेनी होगी। इस पेशा के अंतर्गत ये बात बताया गया है। ये बात फिर दूसरी बात बताया गया है कि आर्थिक विकास से संबंधित, सामाजिक विकास से संबंधित, सामाजिक न्याय से संबंधित जो कार्य होंगे, जो विधियां होंगी, उनको बनाने के लिए पंचायतों को ग्राम सभा से सलाह लेनी होगी, उनसे उनकी अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति लेने के बाद ही इनको ये लोग कानून को बना करके लागू करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्राम सभा की सिफारिश पर ही अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों, पट्टों का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो गौण खनिज का प्रयोग किया जाएगा, जो ज़मीनों को पट्टे किए जाएंगे, उनको ग्राम सभा से एक बार अनुमति मिलनी होगी। अगर अनुमति नहीं देती है ग्राम सभा, तो उन ग्राम पंचायतों को इस प्रकार के खनिजों, जो उप खनिज होते हैं या खनिज होते हैं, जो पट्टा किए जाते हैं, ज़मीनों का पट्टा न किया जाए, गौण खनिज का प्रयोग न किया जाए। अगर ग्राम सभा अगर आज्ञा दे देता है तो इन तरह का प्रयोग कर सकते हैं, और ग्राम सभा आज्ञा नहीं देता है तो इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आपका पेशा के तहत, अर्थात पंचायत अधिनियम 1996 जिसको पेशा के नाम से जाना जाता है, इस पेशा में यह बात कहा गया है। अब देखेंगे, मैं बताऊं आप लोगों को, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है, मैंने बताया अभी जस्ट 2-5 मिनट पहले कि इन क्षेत्रों में अगर ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग होते हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं जिस ग्राम सभा में, उस ग्राम सभा में अधिक कार्य योजना आता है, जिससे उन अनुसूचित जाति के लोगों का और अनुसूचित जनजाति के लोगों का या आदिवासी क्षेत्रों का विकास कराया जा सके। अब देखिएगा, ये लास्ट टॉपिक होगा आपका अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2008 में ये नियम करके आया था। इसमें यह बताया गया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग और जंगलों में अर्थात वनों में रहने वाले लोग और वनों में पारंपरिक रूप से रहने वाले लोगों का विकास कराया जा सके, उससे संबंधित नियम कानून बनाए जाने का प्रावधान किया गया था, जो आपका 2008 में यह प्रावधान आया था। और इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। और मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी अगर दिक्कत महसूस हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।